दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं रूल्स ऑफ 29 ऑफिशियल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खिंवसर विधानसभा सीट की। खिंवसर विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जो अस्तित्व में आने के बाद में एक व्यक्ति के अंडर में है। लगातार इस सीट पर जितने भी चुनाव हुए हैं, इस सीट से संबंधित जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए हो चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हो, इस सीट पर एक व्यक्ति का दबदबा रहा है। वो व्यक्ति है हनुमान बेनीवाल। और दोनों ही बड़े दल जिन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ में रहकर भी चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के आगे उनकी ताकत फीकी नजर आते हुए हमने पिछले कई चुनाव में देखे हैं। 2008 के बाद में लगातार जो चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में हमने देखा है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल जब पहली बार विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन करके आए थे। ज्यादा दिनों तक वो भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं पाए। मैडम वसुंधरा राजे से उनकी कुछ बातों को लेकर के अदावत हो गई। उसके बाद में वो भाजपा से निष्कासित हुए। अगला चुनाव वो निर्दलीय लड़े और उसके बाद के दो जो विधानसभा चुनाव हैं वो अपनी ही पार्टी यानी कि आरएलपी के बैनर तले लड़े। एक बीच में उपचुनाव भी इस सीट पर हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के सारथी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लोकसभा का चुनाव वो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं नागौर से और बड़े मार्जिन से ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी उस समय, उन्हें हरा करके लोकसभा पहुंचते हैं। उस समय जब उपचुनाव हुआ था हनुमान बेनीवाल ने अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को खिंवसर से आरएलपी का टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा था और उस समय हनुमान बेनीवाल के भाई 5000 वोटों से वो चुनाव जीत पाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद में एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों को लेकर के जो बिल लेकर के आई थी, जिस तरह का विरोध निकल करके सामने आया, विशेष करके पंजाब हरियाणा के किसान जिस तरह से विरोध में उतरे और दिल्ली में डेरा डाला किसानों ने, तो इधर से हनुमान बेनीवाल भी किसानों की एक लंबी चौड़ी फौज लेकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली कूच कर गए। 2 महीने तक लगातार हनुमान बेनीवाल धरने पर किसानों के साथ में रहे और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने यह कहते हुए एनडीए से सहयोग अपना वापस ले लिया कि जहां किसान और जवान के हितों पर कुठाराघात होगा वहां मैं उस पार्टी के साथ सरकार में नहीं रह सकता। और उसके बाद में लगातार हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव जब सर पर था, तीनों ही बड़ी पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान में एक बड़ी ताकत बन चुके थे 2023 के विधानसभा चुनाव आने तक, क्योंकि इस ताकत का अनुमान हमें तब लगा जब हनुमान बेनीवाल मारवाड़ से बाहर निकल करके शेखावटी गए, मारवाड़ से बाहर निकल करके वागड़ में गए। जहां कहीं भी जा रहे थे हनुमान बेनीवाल, अच्छी खासी भीड़ इनको सुनने को आ रही थी, अच्छी खासी भीड़ इनके पीछे चल रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए इस बार आसान नहीं होगा कि राजस्थान में सरकार बना पाए बिना हनुमान बेनीवाल के। और ये बात हनुमान बेनीवाल भी जहां भी जाते, जिस जगह भी जाते, उन कार्यकर्ताओं के बल पर और जो भीड़ आ रही थी हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए, जो भीड़ आ रही थी हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए, उनके बल पर हनुमान बेनीवाल लगातार ये कह रहे थे कि इस बार बिना आरएलपी के राजस्थान में सरकार दोनों ही बड़ी पार्टियां नहीं बना सकती हैं, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। तो क्योंकि इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ना नई नई पार्टी के लिए, और हनुमान बेनीवाल कई बार कहते हैं कि सारा मैनेज मुझे अकेले को करना पड़ता है, सारी स्थिति मुझे अकेले को फेस करनी पड़ती है, तो किसी एक आदमी के लिए इतने बड़े चुनाव में पार्टी सेपरेट करना किसी भी एंगल से आसान नहीं रहने वाला है। तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा। तब ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल बहुत सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते थे, लेकिन नहीं उतारे। बाद में हनुमान बेनीवाल ने उन बातों को स्पष्ट भी किया कि उन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। बड़ी जाट बहुल्य सीटें थी, वहां से हनुमान बेनीवाल ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। बहुत सारे राजनीतिक कारण रहते हैं, रहे होंगे, लेकिन जब 2023 के परिणाम हमारे सामने आए तो एक बार तो सबको लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो हवा बना करके चल रहे थे, हनुमान बेनीवाल जो लोगों के बीच में आंकड़े पेश कर रहे थे, उसे ऐसे लग रहा था कि आरएलपी कम से कम 10 से 12 सीटें लेकर के आएगी। लेकिन एक बार स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि हनुमान बेनीवाल समय बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे अपनी परंपरागत सीट खिंवसर से, क्योंकि खिंवसर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा उतारा था, जो एक सीधे साधे चेहरे के तौर पर खिंवसर में पहचान रखते हैं। लंबे समय से
हनुमान बेनीवाल के वो साथी रहे हैं। जब से हनुमान बेनीवाल खियूसर से चुनाव लड़े हैं उससे पहले से भी वो हनुमान बेनीवाल के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हनुमान बेनीवाल के साथ में वो साये की तरह रहते थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वो अपने पूरी कार्यकर्ताओं की फौज के साथ आरएलपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि उधर जो 2019 में ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, वो ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी थी और आने वाले 2024 के चुनाव में ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में उभर करके नागौर से सामने आ रही थी। तो ज्योति मिर्धा जब भाजपा में आई तो उन्होंने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल के जो करीबी नेता थे, करीबी कार्यकर्ता थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में लाने में पूरी ताकत लगा दी। जब रेवंत राम डांगा जो 2023 में हनुमान बेनीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो भाजपा में आए तो एक आरएलपी के बड़े वोट बैंक को उन्होंने डेंट किया, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। हनुमान बेनीवाल के साथ कई लंबे सालों से वो साथ थे, तो उनकी अपनी एक पहचान थी। और दूसरी बात की वो राजनीति में, पंचायती राज की जो राजनीति है उसमें वो कई सालों से सक्रिय थे, कई सालों से वो सरपंच थे, उनके पिताजी सरपंच रहे थे, प्रधान भी है इस बार। तो एक अच्छी पकड़ खियूसर में रेवंत राम डांगा की मानी जाती है। उधर ज्योति मिर्धा भी पूरी ताकत लगा रही थी कि इस बार कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को खियूसर में घेरा जाए। और काफी हद तक अगर हम कहें तो ये टीम जो भाजपा की बन करके उभरी थी इस बार नई, वो कहीं न कहीं सफल होती हुई भी हमें दिखी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब फाइनल आंकड़ों के साथ में चुनाव जीते तो फर्क महज 2000 वोटों का था। हनुमान बेनीवाल कहते हैं आज जब हनुमान बेनीवाल उपचुनाव में अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं और तमाम पुरानी बातें भी सामने लेकर के आ रहे हैं, तो कहते हैं कि हाँ 2023 के विधानसभा चुनाव में 5-10 हजार वोट हमारे खराब हुए थे। अब वो क्यों हुए हैं, कई कारण भी हनुमान बेनीवाल गिनाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अब जब वो उपचुनाव जो आपके सामने है, इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है, तो हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि इस बार आरएलपी एक बड़े मार्जिन के साथ में ये उपचुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि 2023 का चुनाव हनुमान बेनीवाल अकेले लड़े थे और जब 2024 लोकसभा का चुनाव आया तो आरएलपी भी चाहती थी कि एक बड़े दल के साथ में गठबंधन हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हनुमान बेनीवाल जा नहीं सकते थे। तो सामने जो विकल्प बचा था वो कांग्रेस पार्टी का बचा था और हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि जब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो तो कम से कम 2 सीटें आरएलपी को दी जाए, जिसमें एक थी नागौर और दूसरी थी बाड़मेर, जहां आरएलपी जहां सबसे मजबूत है नागौर के बाद में। लेकिन एन वक्त पर क्योंकि कांग्रेस की एक टीम बाड़मेर में अंदर खाने जो काम कर रही थी वो आरएलपी को तोड़ने का काम कर रही थी। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक होती हैं, उथल पुथल थोड़ी ज्यादा होने लग जाती है, तो अचानक से एक खबर निकल करके आती है कि आरएलपी के टिकट पर बायतू से 2 बार विधायकी का चुनाव लड़े उमेदराम बेनीवाल, जो इस बार अगर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होता, बाड़मेर सीट अगर आरएलपी को आती तो उमेदराम बेनीवाल वहां से उम्मीदवार होते। उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जब ये खबर निकल करके आई तो एक बार की तो ऐसा लगा कि इनके बीच के जो गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है, शायद वो बातचीत खट्टाई में चले जाए, शायद ये बातचीत आगे ना बढ़े, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का नेचर कैसा है सब लोग जानते हैं। हनुमान बेनीवाल किस नेचर के नेता है, क्योंकि राजनीति नफा और नुकसान को देख करके ये ऐसा खेल है, इसको खेला जाता है। तो हनुमान बेनीवाल भी जानते थे कि नागौर से बिना बड़ी पार्टी को साथ लिए ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। तो हनुमान बेनीवाल अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे, अपनी शर्तों पर कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर कोशिश कर रही थी कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं दोनों ने बीच का रास्ता निकाला और जिस फार्मूले के तहत हनुमान बेनीवाल 2019 में गठबंधन में गए थे, उसी फार्मूले के तहत हनुमान बेनीवाल 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए। भाजपा से ज्योति मिर्धा थी, चुनाव हुए और बड़े मार्जिन से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के सहयोग से यह चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गए। अब फिर स्थिति वही आ गई है 2019 वाली, क्योंकि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे तो अपने छोटे भाई को उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़वाया था। तो इस बार उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि नारायण बेनीवाल का नाम भी चल रहा है,
ये भी लोग कह रहे हैं कि नारायण बेनीवाल 2019 के उपचुनाव में महज 5000 वोट से जीत पाए थे और इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर रेवतराम डांगा को टिकट दे देती है और हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज नेता को कड़ी फाइट रेवतराम डांगा देने में कामयाब हुए थे 2023 की विधानसभा चुनाव में, तो अगर नारायण बेनीवाल उनके सामने होंगे तो रेवतराम डांगा एक मजबूत टक्कर दे सकते हैं। हो सकता है कि रेवतराम डांगा ये सीट निकाल भी ले। इस प्रकार की सुगबुगाहट भी हमें खिलसर से सुनाई देती है, क्योंकि आरएलपी के कार्यकर्ता को कहीं न कहीं लगता है कि नारायण बेनीवाल उस प्रकार का जोश क्रिएट नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने एक इमेज बना करके अपनी रखी है। नारायण बेनीवाल को यहाँ के लोगों से अगर हम बात करें तो एक सुलझे हुए नेता के तौर पर यहाँ के लोग जानते हैं, एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पर नारायण बेनीवाल को यहाँ के लोग जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार की इमेज हनुमान बेनीवाल की है, खुला बोलना, खुल करके बोलना, अगर कोई गलत है तो बड़े मंच से लताड़ लगा देना। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल भले ही कहते हैं कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इन्हें कुछ भी कहूँ तो ये मेरी बात का बुरा नहीं मानते हैं, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। इनमें अब कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव परिणाम जब आते हैं उसमें हमें दिखाई देने लग जाती है। लेकिन इस बार का जो विधानसभा ये उपचुनाव होने जा रहा है ये अपने आप में मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उपचुनाव की सुगबुगाहट उठने लगी है उसके बाद में हनुमान बेनीवाल कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि रेवतराम डांगा पर प्रहार ना किया जाए, शब्द बाण ना छोड़े जाए। वही दूसरी ओर रेवतराम डांगा भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि हनुमान बेनीवाल पर शब्दों से हमला ना किया जाए, प्रहार ना किया जाए। हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपका नेतृत्व करे तो बेहतर होगा। कई बार वो ये भी कहते हैं कि अखबार देख करके देखना, वो अखबार सीधा पकड़ते हैं कि उल्टा पकड़ते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि ये सीधा सीधा निशाना कहीं न कहीं रेवतराम डांगा पर है। कई बार कई चीजें हुई हैं, चिलम को लेकर की बातें चली हैं, और जो सीमेंट कंपनी है जो किसानों के बीच में गई, उन्हें एनओसी लेनी थी किसानों से। उसके बाद में जो एक आम सभा रखी गई, आम मीटिंग रखी गई, किसानों को बुलाया गया और उस मीटिंग में नारायण बेनीवाल और रेवतराम डांगा के बीच में जिस प्रकार की नोक झोंक निकल करके सामने आई, तो कहीं न कहीं ये चीजें बताती है, ये स्थितियां बताती है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो थोड़ा बड़ा मजेदार चुनाव होने वाला, बड़ा घमासान हमें इस उपचुनाव में दिखेगा और दोनों ही बड़े दल अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाएंगे। दोस्तों मजेदार बात यह है कि इस पूरी हलचल में हमें कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आती है। अगर आरएलपी के साथ में गठबंधन हो जाता है तो फिर तो ठीक है कि कांग्रेस और आरएलपी एक संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है, जैसे कि हनुमान बेनीवाल भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन दिल्ली को लेकर के है, राजस्थान में अब तक किसी प्रकार की कोई गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं, ये हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों कह रहे थे। अगर इस चुनाव में, इस उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव भी 6 सीटों पर होने वाले हैं, 6 सीट किसी भी राज्य के लिए कम नहीं होती है। किसी पार्टी के लिए किसी राज्य की 6 सीटों पर उपचुनाव होना एक अवसर होता है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि इन सीटों पर कमजोरी से चुनाव लड़े, तो कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाएगी कि इन 6 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है अभी, उन्हें एक कड़ी टक्कर दी जाए। तो दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे स्थितियां और रोमांचक होगी और मजेदार होगी और स्पष्ट होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आरएलपी अपनी ओर से किसे उम्मीदवार डिक्लेयर करती है। लोग ये भी कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है हनुमान बेनीवाल की जो धर्मपत्नी है कनिका जी बेनीवाल, हो सकता है वो आरएलपी की उम्मीदवार हो सकती है। हो सकता है कि नारायण बेनीवाल को पुनः हनुमान बेनीवाल मौका दे दे, और 1-2 नाम और भी चल रहे हैं। 5 लाख सिद्धा के जो महंत हैं उनका भी नाम चल रहा है, 1-2 नाम और भी चल रहे हैं। लेकिन एन वक्त पर हनुमान बेनीवाल अचानक से निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं। तो अब कौन सा वो चौंकाने वाला निर्णय हनुमान बेनीवाल इस उपचुनाव में लेकर के आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें, हमसे जुड़े रहिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।